प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे इम्पल्स। तो इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स और चेंज इन मोमेंटम, इन सब में क्या रिलेशन है, कई चीज़ स्ट्राइक होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉलेजन में पढ़ी जाती हैं, कॉलेजन चैप्टर जो आता है वर्क एनर्जी पावर में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसी चैप्टर में आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है पूरी इम्पल्स है और इम्पल्स के बहुत सारे क्वेश्चन, हर कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पल्स। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जैसे एक वॉल है, एक बॉल आ रही है इधर, ठीक है, इसका कोई अपना मोमेंटम होगा। कितना मोमेंटम होगा? mu होगा ना। ये इस दीवार से टकरा के वापस हुई और मान लो सेम वेलोसिटी से वापस हो गई, ठीक है, या वेलोसिटी v से वापस हो गई, मान लेते हैं कुछ। तो अब इसका मोमेंटम कितना होगा बच्चों? m v वेक्टर माइनस प्लस जो भी डायरेक्शन आएगी तो इसलिए वेक्टर बना लिया। तो देखो इसका मोमेंटम चेंज हुआ है ना, और मोमेंटम चेंज अचानक हुआ है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि पहले ये धीरे धीरे रुकी फिर ऐसे, अचानक से कोलाइड करी है। और जैसे से कोलाइड करेगी ये तो यहां एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना बच्चों। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये अचानक चेंज ला रहा है मोमेंटम में। ठीक है, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज ला रहा है। एक होता है कि जैसे मान लो मैं इस बॉल को ऐसे यहां से ऊपर फेंकता, ठीक है, ये जाती स्लो होती 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 और फिर बढ़ती 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 फिर अपने मोमेंटम को यहाँ के कुछ और बना लेती है या चेंज कर लेती है ऐसे। तो ये बड़ा इंटरवल ऑफ टाइम है जिसमें इसका मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही कोलाइड हुई एकदम मोमेंटम चेंज। तो जहां बहुत शॉर्ट टाइम में एक ऐसा फोर्स लगता है जो मोमेंटम चेंज कर दे, तो ऐसी जगह बोला जाता है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। और ये जो फोर्स है अभी दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो जैसे मैं इस दीवार में एक बोर्ड में से पंच करूं, ठीक है, तो ये एक फोर्स नहीं है, ये एक इम्पल्सिव फोर्स है। तो सबसे पहले तो हमें अभी एक बात समझनी होगी कि एक वर्ड होता है इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है और जो किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज कर सकता है। हमेशा चेंज हो ऐसा नहीं है। जैसे देखो दीवार का मोमेंटम तो चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है, तो समझ में आया। तो इम्पल्सिव फोर्स मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन में लगता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। क्लासिकल जो फिजिक्स थी वो कभी भी इम्पल्सिव फोर्स, वो पहले इम्पल्सिव फोर्स को अलग कैटेगरी में रखती थी, लेकिन अब इम्पल्सिव फोर्स इन्हीं बेसिक फोर्स का आइडिया की वजह से होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, जो हमने बेसिक फोर्स पढ़े हैं, शायद इन्हीं की वजह से इम्पल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, अब इसको जानेंगे। मतलब बिल्कुल क्लियरली आप कभी नहीं कह सकते कि यार ये इम्पल्सिव फोर्स है, ये वाले फोर्स, और ये नॉन इम्पल्सिव है। जैसे हम कैटेगरी बनाते हैं तो इम्पल्सिव फोर्स को बिल्कुल क्लियरली कभी डिफाइन नहीं हो सकता कि दिस टाइप ऑफ फोर्स आर कॉल्ड इम्पल्सिव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनकी सिचुएशन है, कभी नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन इंपल्स हो सकता है, कभी फ्रिक्शन इंपल्स हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये सारी चीजें आज सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि इम्पल्सिव फोर्स तो हुआ और उस टाइम जो मोमेंटम चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स हुआ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट का। तो जैसे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अगर मैं इसका लिखूं तो mv माइनस mu, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज होता है दैट आर कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, और किस वजह से हुआ? इम्पल्सिव फोर्स। अब क्वेश्चन है तो सर आपको इम्पल्स क्वांटिटी बनाने की क्या जरूरत थी जब चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्सिव बोलते हैं? एक बात सोचो, इस ऑब्जेक्ट का तो मोमेंटम चेंज हुआ, दीवार तो पहले भी रेस्ट में थी अभी भी रेस्ट में, उसका तो मोमेंटम पहले भी जीरो था अभी भी जीरो। तो इसका मतलब इम्पल्स एक अलग बात है। हम भले ही इस बॉल के हिसाब से हमने लिख लिया चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स है एक ऐसा इफेक्ट जो किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के फोर्स से पैदा होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखो जैसे ये चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हुआ। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव फोर्स है, तो इसको आज हम एन ना लिख के इम्पल्स लिखेंगे कैपिटल आई वेक्टर में। मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए इम्पल्स की डायरेक्शन क्या है? बॉल के लिए तो ये पीछे की तरफ है और वॉल के लिए आगे की तरफ। ठीक है, दोनों पे इम्पल्स, ये बॉल के लिए और ये वॉल के लिए, एक जैसे वर्ड है दोनों, है बॉल वॉल। तो ध्यान से देखना, मतलब समझ में आया कि क्यों हम इसे चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स हमेशा नहीं बोलना चाहते, या चेंज इन मोमेंटम जब था हमारे पास तो इस क्वांटिटी को लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि दीवार का मोमेंटम, बच्चों दीवार का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है ना, तो इसलिए उसको जो मिला दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है फोर्स की तरह, लेकिन शॉर्ट इंटरवल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इंपल्स की डेफिनेशन लिखो तो डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है। अब देखो जब हमने इतनी बात समझी, इंपल्स की डेफिनेशन होगी व्हेन
a strong force applied on an object for a short duration, ठीक है, समझ में आया बच्चों। और ये इंपल्सिव फोर्स होता है बच्चों। देन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगा ये। एंड फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स, ठीक है, जो ये छोटी देर के लिए फोर्स लगा है, इंपल्सिव फोर्स, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आई वेक्टर ये अब जब भी कभी बनाना हो तो बिल्कुल फोर्स की तरह सोचिए, दीवार पे इंपल्स इस तरफ है और ऑब्जेक्ट पे इंपल्स इस तरफ, और इंपल्स होगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब एक बच्चा कहता है कि सर सेकंड लॉ से आपने बताया था कि फोर्स जो होता है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखा जाता है, मानते हो बच्चों, पढ़ा था ना, फोर्स जो होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो क्या हम डेल्टा पी को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डेल्टा टी? हाँ, तो ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, कि इंपल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल, क्योंकि दीवार के लिए तो मोमेंटम चेंज ही हुआ था, तो फोर्स और टाइम इंटरवल, ठीक है। अब देखिए इसी बात को हमने 3-4 तरीके से लिखा, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी एम वी माइनस यू, है ना, डेल्टा पी फोर्स इंटू डेल्टा टी। अगर देखो ये चीजें आप हमेशा डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे मूवी में हीरो एक दूसरे को पंच मार रहा है तो वो भी एक इंपल्स है ना, तो हम किक करते हैं बॉल को, बैट से हिट करते हैं बॉल को, है ना, ये सारे इंपल्स के एग्जांपल है। आप किसी हाइट से कूदते हो तो ये भी इंपल्स है, आप सडनली आप नॉर्मल एक्शन एक्सर्ट करते हो। तो अभी मैं इस वीडियो के बीच में भी पहले बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल, फिर आपको इंपल्सिव फोर्स के एकदम एक्सक्लूसिव क्वेश्चन करेंगे और उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन सीखो भाई, है। अब देखो, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, अगर वेरिएबल फोर्स हो, देखो फोर्स उस केस में देखो बच्चों, ये हम छोटे से इंटरवल का, छोटे से फोर्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे ना, और टोटल पता करना है, ये तो डी आई हो जाएगा, है ना, डी आई वैक्टर। तो इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आई वैक्टर, तो आई इक्वल टू एफ डी टी, ठीक है, और टाइम इंटरवल भी दे दिया जाए तो T1 से T2, ठीक है। देखो अब एक बच्चा कह रहा है सर आपने तो ये बातें बहुत समझा रखी है हमें कि सर जब भी कभी y dx ऐसे दे रखा हो, है ना, तो x1 से x2, तो ये क्या होता है बच्चों बताना, एरिया अंडर कर्व होता है, नहीं बोलो, एरिया होता है ना कर्व का, ऐसे अगर ये x है ये y है, मान लो एक ग्राफ ऐसे, तो इसका एरिया होता है, नहीं, बिल्कुल देखना, फोर्स टाइम, बट कई बार पढ़ चुका है आप, मोशन में पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के एरिया से आपको वर्क मिलता था। तो आज देखो यहां कौन सा ग्राफ बनेगा, बोलो बच्चों, फोर्स और टाइम का ग्राफ बनेगा, ठीक है, फोर्स और टाइम का ग्राफ बनेगा। फॉर एग्जांपल ये है, तो फोर्स टाइम का ग्राफ, इसके एरिया से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक, कैसे भी हो सकता है ना, फोर्स ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी, तो जो भी आपको ग्राफ मिला उसके एरिया से आपको क्या मिलेगा, इंपल्स। तो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो, तो अब एक बार फिर समझ लेते हैं, इंपल्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होगा जो सडनली अप्लाई होगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, अचानक मोमेंटम में चेंज ला दे, ठीक है। तो उसको फाइंड करने की 3-4 तरीके आपको हुए कि चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लो, ठीक है, या फोर्स इनटू टाइम कैलकुलेट कर लो, ठीक, और या एरिया अगर आपको दे रखा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक एक करके आपको छोटे छोटे क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ठीक है। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और कितने तरीके के इंपल्सिव फोर्स हो सकते हैं वो सब देखेंगे अभी, पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक में कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है,
पोजीशन है ये, और ये टाइम है। पोजीशन मीटर में। सर आपने तो अभी कहा था फोर्स टाइम ग्राफ, हाँ होता है, लेकिन बेटा हम देखो ऐसे, ये t इक्वल टू, ये -2 सेकेंड है, ये 0, ये +2 सेकेंड है, सेकेंड में है टाइम, और ये है 4 और डिस्टेंस मीटर में है। ठीक है बच्चों, ठीक। ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, लिखा है पोजीशन टाइम ग्राफ, xt ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, ठीक है, ये दे रखा है, और मास है उसका 5 kg। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है। फाइंड इम्पल्स ऑन पार्टिकल एट t इक्वल टू -2, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू +2। इन 3 टाइम पे आपको इम्पल्स बताना है ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इम्पल्स लगा क्यों। देखो बच्चों, देखो इस पोजीशन टाइम ग्राफ को देखो, यहां से लेके यहां तक पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ओरिजिन पे पार्टिकल x0 है, अचानक पोजीशन चेंज शुरू हुई, तो यहां से अचानक वेलोसिटी बदल गई। तो अचानक कब बदल सकती है वेलोसिटी, ऐसे तो नहीं हुआ ना कि 0 से लगातार बढ़ी, यहां से अचानक स्लोप आ गया। स्लोप से देखते हैं वेलोसिटी, ये तो पोजीशन बढ़ रही है धीरे धीरे, वेलोसिटी तो अचानक आ गई, स्लोप तो एकदम आ गया ना। यहाँ पे भी स्लोप वही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पढ़ रखा है ना 1D में। तो अचानक वेलोसिटी आ गई, तो इसका मतलब अचानक वेलोसिटी कब आती है, जब ऐसा कोई चीज, जैसे एक बॉल रखी है उसको किक किया आपने, है ना, तो अचानक आई वेलोसिटी, यानी कि इम्पल्स आ गया। तो भाई इम्पल्स, अब देखो t इक्वल टू -2 से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी है, 0। तो मैं पहले पार्ट को कर रहा हूँ, t इक्वल टू -2 वाले को। ठीक है, तो t इक्वल टू -2 से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी है, 0, और उसके जस्ट बाद एकदम वेलोसिटी कितनी हो गई, स्लोप से पता करो। तो v कितना होता है बच्चों, tan थीटा, स्लोप से पता करेंगे ना, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी पता लगती है। तो 4 बाय टाइम कितना है, 2, तो +2 आ गई। ठीक है, और इम्पल्स क्या पढ़ा है बच्चों हमने, चेंज इन मोमेंटम, तो m v माइनस u, और m कितना होगा, सोचो बच्चों, ये रहा 5 kg, v कितना होगा 2 - 0 + 10 मीटर न्यूटन सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, समझा बच्चों। तो t इक्वल टू -2 पे अचानक वेलोसिटी चेंज हुई, वो पता कर ली, वो फाइनल वेलोसिटी हो गई स्लोप से, और उससे पहले जस्ट 0 थी। फिर यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे भी अचानक वेलोसिटी ने अपना स्लोप, पहले ये था, ये स्लोप था, अचानक अभी इतना एंगल बना लिया, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है। तो अगर t इक्वल टू 0 पे पता करना, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो देखो अब t इक्वल टू किस पे देख रहे हैं बच्चों, 0 पे। ठीक है, तो सोचो t इक्वल टू -2 पे, सॉरी 0 से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी थी, 4/2 + 2, और अब इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, तो -4/2, तो -2। उम्मीद करता हूँ आपको स्लोप लोप सब पता होंगे। तो देख लो, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स कहलाएगा mv माइनस u। ठीक है, तो m कितना हुआ बच्चों, 5 kg, v कितना है -2, और ये +2 है। ठीक है, तो -20 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, समझाया बच्चों, बोलो। अब एक क्वेश्चन है, जैसे ये फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ऐसे ये 2 और ये 1 और 100 न्यूटन फोर्स। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस ड्यूरेशन में, 2 सेकंड की ड्यूरेशन में कितना इम्पल्स मिलेगा ऑब्जेक्ट को। तो इम्पल्स क्या होता है बच्चों, अब ये फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, तो इसका एरिया है ना, एरिया ऑफ ft ग्राफ। तो देखो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 100 न्यूटन सेकेंड। समझ रहे बच्चों, इस तरीके से इम्पल्स आ जाएगा। अब देखो, अगर मान लो इसी की बजाय
अगर इसी के बजाय बच्चों हमें दे रखा होता जैसे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रखा होता, समझ रहे हो, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दे रखे हैं किताब में कि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है ऐसे, ये 2, ये 4, ये 3 हो गया और ये 20, ठीक है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है और ऑब्जेक्ट का मास है 4 kg। आपको ये समझना भी है, देखो एक्सेलेरेशन आया अचानक और फिर गायब हो गया, है ना। तो इस केस में बच्चों देखो, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वही भाई, फोर्स इंपल्स होता है एफ डी टी, है ना, T1 से T2। आप देखो F को क्या लिख सकते हो, एम ए डी टी, T1 से T2, M को बाहर लिख लो तो ए डी टी, है ना, T1 से T2। तो देखना बच्चों, ये एरिया ना AT ग्राफ का, है ना, तो मास इंटू एरिया ऑफ दिस ग्राफ, तो हाफ इंटू बेस इंटू 2 से 4 2 इंटू हाइट 20, ठीक है, और मास कितना हमारे पास 4, ये कट गया 20, 20 चौका 80, 80 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये पहली कैटेगरी है जो बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे, एकदम सिंपल। अब इसमें आगे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, देखो इसको बड़े ध्यान समझना। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये दीवार है, चलो ये एक बॉल इससे टकराने जा रही है, ये बॉल जा रही है इसकी तरफ, तो सबसे इसके डायग्राम देखो, सबसे पहले ये कांटेक्ट में ऐसे आएगी, है ना, तो टच करना शुरू करेगी, फिर ये से दबाएगी, ऐसे सोचिए टेनिस की बॉल है तो इसका सरफेस ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा और ऐसे हो जाएगी, फिर एक टाइम पे इसकी शेप ऐसे बिगड़ेगी, है ना, और जितना मैक्सिमम कंप्रेस करना है उसके बाद फिर ये वापस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे साउथ की मूवी में मुक्का मारते हैं ना हीरो विलेन को, तो उसका मुंह पे ऐसे 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 मैक्सिमम कंप्रेशन, फिर वापस हटता है पंच, बिल्कुल मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ है। तो ये जो फोर्स है ये ना वेरिएबल है। अगर आप इस फोर्स का ग्राफ बनाओ तो ये फोर्स लगभग कुछ ऐसा होगा, इंपल्सिव फोर्स है ना, नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा इस पर, ये इंपल्सिव फोर्स है ऐसे, ठीक है। मान लो ये टाइम है डेल्टा टी, समझ रहे हो बच्चों, तो हम इसमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इंपल्स लेते हैं, एवरेज वैल्यू। देखो हमने पढ़ा भाई इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम डेल्टा टी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना बच्चों। तो यहाँ ये तो वेरिएबल कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो इसको इसके बजाय दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो इंटीग्रेशन एफ डी टी करें जब फोर्स वेरिएबल है T1 से T2, चलो। अगर इंटीग्रेशन नहीं कर रहे तो आप ऐसे सोचो कि यार इस वैल्यू को एवरेज वैल्यू लिख लो, ठीक है, वेक्टर तो लगेगा ही खैर, इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो एवरेज में अगर इसे कन्वर्ट करोगे ग्राफ को तो एक एवरेज वैल्यू आएगी। मान लो फोर्स है और इसकी एवरेज वैल्यू देखना चाह रहे हो, तो इसी फोर्स की एक एवरेज वैल्यू ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इतने ही इंटरवल में, समझ रहे हो, मतलब ये वैल्यू है एवरेज, समझ रहे हो। जो फोर्स लगा, अगर मैं इस फोर्स को, मतलब आप ये कह सकते हो ये नॉर्मल रिएक्शन ही बना लो, तुम ज्यादा बेटर है। तुम सोचो कि सर फोर्स कौन सा है, तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बढ़ रहा है फिर घट के 0 हो रहा है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की एवरेज वैल्यू ये है। और कभी भी आज से आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करनी हो तो देखो, अब ध्यान से देखना, एवरेज फोर्स इक्वल टू इंपल्स अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले पे हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इंपल्स अपॉन टाइम। तो जब भी, आप एक फंडा सिखा रहा हूं, जब भी तुम्हें लगे कोई चीज टक्कर करके, ठीक है, अचानक से अपने मोमेंटम को चेंज कर रही है, तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। जहां भी टकरा रहे हैं, गोली टकरा रही है, पत्थर टकरा रहे हैं, बॉल टकरा रही है, कुछ भी हो रहा है, अचानक मोमेंटम चेंज हो गया, तो समझ जाना इसका क्वेश्चन है। जैसे पानी भी टकरा रहा है, मान लो पानी किसी सरफेस पे पड़ रहा है, मड पे या किसी ब्लॉक पे, तो टकरा के मोशन पैदा कर रहा है ना। विंड व्हील है, विंड व्हील पे हवा चल रही है, वो टकरा के हवा उसे मोशन पैदा कर रही है। जहां तुम्हें ऐसा दिखाई दे, समझ जाओ इस टॉपिक का क्वेश्चन है। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो भाई, आई के बजाय कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों एक ही बात है। मतलब डैडी का नाम पापा है, आप डैडी बोलो पापा बोलो, एक ही बात है। इंपल्स लिखने के बजाय चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, तो जो वेरिएबल फोर्स था हमने उसको एवरेज के टर्म में ले लिया और इस तरीके से लिख लिया क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैं चेंज इन मोमेंटम आपको पिछली क्लासेस में सिखा चुका हूं, जो लॉज ऑफ मोशन की फर्स्ट क्लास थी। आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके चेंज इन मोमेंटम वगैरह देख लो, थोड़ा बहुत मैं यहां भी समझा दूंगा आपको। जैसे पहला क्वेश्चन, एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है, ये स्पीड u से आ रही है और सेम स्पीड से वापस हो गई,
तो हमसे पूछा जा रहा है, बताओ इन 3 चीजें पूछी जा रही हैं। टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, टकराने का, यहां इसके कांटेक्ट में रहने का, ठीक है। तो पहला पूछा जा रहा है इंपल्स कितना होगा, ठीक है। दूसरा पूछा जा रहा है एवरेज फोर्स कितना होगा। ये बातें पूछी जा रही है बच्चों, ठीक है। एक बात सोचो, क्या सिखाया था अभी? अगर मान लो इंपल्स की बात देखें, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। देखो बच्चों, ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस जे कैप। ये मास आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? यू वेक्टर, यू इंटू डायरेक्शन आई कैप, ठीक है। अब ये पीछे जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी यू, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन डायरेक्शन माइनस आई कैप, ठीक है। आई मास, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? यू माइनस आई कैप माइनस यू आई कैप, ठीक है। आई वेक्टर हो जाएगा -2mu आई कैप। क्लियर है बच्चों? ये इंपल्स आ गया। बताओ, कोई डाउट यहां तक? बोलो। -2mu आई कैप, ये चेंज इन मोमेंटम इंपल्स आ गया। माइनस क्यों है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुआ है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में रुक जाता है, ये टकराने के बाद रुक जाता तो v 0 हो जाता, तो ये 0 -mu है ना, तो -mu रह जाता। एक बात ध्यान देना, कुछ बच्चे सोचते हैं सेम स्पीड से गया और सेम से वापस हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। ऐसा मत सोच लेना, मोमेंटम चेंज हुआ है भाई, स्पीड मत देखो। वेलोसिटी पहले पॉजिटिव एक्स में जा रही थी, अब नेगेटिव एक्स में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखो बच्चों, ये इंपल्स आया। अगर मान लो इंपल्स के बाद आपको पता करना है फोर्स, तो एवरेज फोर्स कितना होगा बच्चों? एवरेज फोर्स होता है बच्चों इंपल्स अपॉन टाइम, ठीक है। तो इंपल्स -2mu आई कैप अपॉन डेल्टा टी, वो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। डेल्टा टी गिवन है, ठीक। तो ये एवरेज फोर्स है, और ये किसकी वजह से है? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। यहां नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है? इंपल्स पैदा कर रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अगर दीवार के साथ कोलिजन करें, देखो दीवार के साथ अगर आप कोलिजन करोगे ऐसे, ये एंगल थीटा, ये थीटा, ठीक है। ये बॉल टकरा के जा रही है, एम मास सेम स्पीड से वापस हो रही है, ठीक है। तो हमें चेंज इन मोमेंटम लिखना है, तो आपको समझ में आ गया भाई, इंपल्स लिखना है तो चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम होता है v माइनस यू। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन अब फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ये बच्चों आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, और ये जे कैप, और ये माइनस जे कैप, ठीक है। आपको इसका मोमेंटम लिखना है, तो स्पीड u से इधर जा रहा है ये, और वेलोसिटी लिखनी है इनिशियल, ये एंगल थीटा। मुझे एक वेक्टर लिख बनाना है जिसका एंगल थीटा है एक्स एक्सिस से, ये u है, तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? u cos थीटा, और इधर u sin थीटा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी आएगी बच्चों, u वेक्टर कितना हो जाएगा? u cos थीटा आई कैप, देखना, प्लस u sin थीटा j कैप। क्लियर है? इसको देखो, ये वाला टक्कर खाने के बाद ये वेक्टर ऐसे जाएगा, तो देखो इसको भी लिखने जा रहे हैं, ये एंगल थीटा, ये u, तो u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? u cos थीटा, और इधर u sin थीटा, तो v वेक्टर कितना होगा बच्चों? u cos थीटा माइनस आई कैप, u sin थीटा j कैप, ठीक है, इस तरफ, और u sin थीटा j कैप। तो चेंज इन मोमेंटम देखो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, वो तो जगह कम है, ऊपर में लिख लें। चेंज इन मोमेंटम देखना, ये हमारे पास v और u आ गया है ना। तो इंपल्स होता है बच्चों मास
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा माइनस आई कैप u साइन थीटा j कैप माइनस u वेक्टर कितना है बच्चों, u cos थीटा आई कैप u साइन थीटा j कैप। ठीक है, ये कट गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, -2mu cos थीटा आई कैप इम्पल्स, ये आ गया। ठीक है, मतलब सीधे सीधे चेंज इन मोमेंटम यार, चेंज इन मोमेंटम आ गया, और अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन में लॉजिक देखना, जैसे ऐसा क्वेश्चन सोचो, जैसे ये ना एक वायर है, ठीक है, वायर है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल रेल है, हॉरिजॉन्टल रेल, मतलब इसमें क्या है, ये रेडियस आर का ऐसे वायर है, ठीक है, और इसमें ना एक रिंग पड़ी हुई है बच्चों, रिंग, इसका मास कितना है m, और कितनी स्पीड से चलेगी ये u से, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे दिख रही होगी आपको, ऐसे ऐसे लग रहा होगा, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे है, तुम इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे टॉप व्यू, ये रिंग ऐसे आ रही है, इसमें स्मूथ सरफेस है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है पूरी वायर में, रिंग में, मतलब जैसे ऐसे सोचो, जैसे ये तो खैर बड़ी रिंग है, वायर ऐसे और ऐसे चल रही है उसके अंदर। ठीक है, अचानक जैसे यहाँ मोड़ आएगा इस पर तो ये घूमना शुरू हो जाएगी, ये ऐसे मुड़ते हुए जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, तो बताओ डायरेक्शन चेंज हो गई ना, मोमेंटम चेंज हो गया है ना वायर के बेंट पे। तो सोचो बच्चों क्या होगा, अब यहाँ इसका मोमेंटम चेंज हुआ, अगर मोमेंटम चेंज हुआ है तो भाई क्या हुआ, ये इम्पल्स ही तो है, अचानक चेंज हुआ इसी बेंट पे। तो हम ये कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है इसकी, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, फ्रिक्शन नहीं है, तो टेंजेंट के लोग चाहे कहीं भी जाए भाई, जो भी नॉर्मल रिएक्शन जब भी लगेगा ना इस पर, तो जैसे ऐसे जा रही होगी तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे लग रहा होगा, फिर ऐसे, मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन इस पर इम्पल्स पैदा करेगा। ठीक है, वो इसको घुमाएगा ना, इसमें सेंट्रीपिटल देगा। तो पूछा जा रहा है जैसे मतलब यहाँ पे इसके ये सेमी सर्कुलर पार्ट यहाँ से शुरू हुआ, ए से बी तक के दौरान, ठीक है, एवरेज फोर्स, फाइंड एवरेज फोर्स ऑन रिंग, और रिंग को बीड भी बोलते हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की जर्नी में कितना एवरेज फोर्स आया। अब एक बात सोचो, जस्ट जैसे ही ए पे पहुंचेगा स्पीड यू है, और जैसे इससे बाहर निकलेगा, यहां से भी निकलेगा तो भी स्पीड यू है, अचानक मोमेंटम चेंज हुआ, यानी कि कंजर्वेशन में मोमेंटम का क्वेश्चन है। तो देखो इनिशियल मोमेंटम मास इंटू यू, ऐसे देखो, पहले मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ, यू वेक्टर बच्चों किस डायरेक्शन में है, ये माइनस आई कैप में है ना, और फाइनल वेलोसिटी यू आई कैप में। ठीक है, दोनों देख लिया आपने। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे, एम है ना, वी वेक्टर कितना है, यू आई कैप, वही ये पॉजिटिव आई कैप होता है, इधर नेगेटिव, माइनस यू माइनस आई कैप, समझ रहे बच्चों, ये आई कैप होता है और ये माइनस आई कैप, तो इनिशियल वेलोसिटी ये है यू माइनस आई कैप, और ये है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, यही हमारा इंपल्स होता है ना, एम -2mu आई कैप। अगर एवरेज फोर्स पूछा है तो क्या पढ़ा है हमने अभी, इंपल्स अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन है कि टाइम बताया जा सकता है, हाँ बताया जा सकता है, ये सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करके गया है, तो टाइम कितना होगा बच्चों, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है सेमी सर्कुलर में, पाई आर अपॉन यू। ठीक है, तो -2mu आई कैप अपॉन पाई आर बाय यू। ठीक है, तो -2mu स्क्वायर आई कैप बाय पाई आर। ये एवरेज फोर्स आ गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है तो बताओ। एक बार चेक कर लेते हैं फाइनल मोमेंटम, हाँ ये माइनस नहीं होगा बच्चों, ये प्लस है ना,
ये प्लस, ये प्लस। वैसे भी इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ बदली है तो मोमेंटम चेंज इधर होगा, तो ये एवरेज फोर्स है। ठीक, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात समझो, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है एक कि एक बुलेट है, एक प्लेट है ये, ठीक है। इस प्लेट पे अब देखो, अगर मैं मान लो किसी प्लेट को या कॉपी को ऐसे छोड़ दूं हवा में तो नीचे गिर जाएगी ऑब्वियसली। अगर प्लेट को हवा में रखना है तो उसे फोल्ड करो, है ना, या रस्सी बांध के टांग दो। यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं किया। यहाँ कोई साउथ इंडियन मूवी का हीरो है, वो क्या कर रहा है बच्चों, इस पर गोलियां चला रहा है, ठीक है, डिग 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 ऐसे गोलियां चल रही हैं बच्चे इस पर, और ये माना जा रहा है कि गोलियां टकराने के बाद रुक जा रही है, ठीक है, रुक जाती हैं। एक बुलेट का मास है m0, मास ऑफ ईच बुलेट। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, समझ रहे बच्चों। और प्लेट का वेट है W, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द number of bullet strike to the plate per second to hold it in air। एयर का मतलब यहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब हवा में रोक रखा है इसे, समझ रहे हो। तो अब इसकी हर एक की स्पीड भी दे रखी है, यू मीटर पर सेकंड से टकरा रही है, ये दे रखा है बच्चों, आपको वेट दे रखा है, यू दे रखा है और m0। आपसे पूछा है कितने नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड इससे स्ट्राइक कर रही होंगी। एक बात सोचो, यहां भी हमें ऐसा आभास हो रहा है यार कोई चीज टकरा के फोर्स पैदा कर रही है, तो एवरेज फोर्स देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात सोचो, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम पता करो, तो वो mu स्पीड से आ रही है, बाद में रुक रही है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट कितना होगा बच्चों, m0 इंटू यू, ठीक है। और डेल्टा n बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा ना, डेल्टा m0 इंटू यू। तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, एवरेज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। तो डेल्टा n बाय डेल्टा टी इंटू m0 यू, ये आ गया एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स ये लग रहा है बुलेट्स पे, ठीक है, बुलेट से प्लेट के ऊपर, भाई इस पे लगातार टकरा रही होंगी तो ये रोकने की कोशिश कर रहा होगा, और इसका अपना वेट कितना है W। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, फॉर इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स कितना होना चाहिए बच्चों, डाउनवर्ड फोर्स के अपवर्ड फोर्स कितना होगा ये, ठीक है, डेल्टा n बाय डेल्टा टी m0 यू, और डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा W। तो यहां से नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड कितनी आ गई बच्चों, कितनी बुलेट टकराएंगी, W अपॉन वेट अपॉन m0 इंटू यू। तो इतनी बुलेट पर सेकंड टकराएं तो ये हवा में होल्ड में रहेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से कोलिजन लगातार अगर कहीं हो रहे हैं, जैसे एक बॉल है, ये क्वेश्चन है कि एक बॉल है, ये ग्राउंड पे टकरा रही है आके, और लगातार इससे टकराती जा रही है, इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं। इलास्टिक का मतलब होता है बच्चों मतलब टक्कर खाने के बाद सेम स्पीड से वापस जाएगी। तो फाइंड द एवरेज, मतलब यहाँ तक टकरा रही है, फिर ऊपर जा रही है, इसी हाइट तक फिर टकरा रही है, लगातार ये होता जा रहा है। फाइंड द एवरेज फोर्स ऑन ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, लंबे ड्यूरेशन तक एवरेज फोर्स बताने बच्चों। देखो जैसे इससे टकराया, टकराने के बाद फिर यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, एंड सो ऑन, ऐसे लगातार प्रोसेस हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है इस लॉन्ग ड्यूरेशन में एवरेज फोर्स कितना है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, ऐसे केस में ना ये कंटिन्यूअस कोलिजन हो रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस कोलिजन कर रहा है। एक बात बताओ, मान लो ये जिस स्पीड से आया, अगर मान लो h हाइट से आया, ठीक है, तो कितनी स्पीड होगी, √2gh।
और सेम स्पीड से ही वापस होगा ना, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, बताओ बच्चों। 2mu होता है जब सेम स्पीड से वापस होता है, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। और 2mu, ठीक है, u की वैल्यू रख देंगे बाद में। फोर्स कितना होगा बच्चों, एवरेज फोर्स। हम मान लो किसी एक लॉन्ग ड्यूरेशन, कोई टाइम ले लिया हमने, डेल्टा, मतलब डेल्टा, एक कोलिजन होगा, पहले गया फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया, तो जो कोलिजन हुआ उसका एवरेज टाइम है ना, जाने का और आने का एवरेज टाइम है डेल्टा टी, ठीक है। और कितने कोलिजन हुए सोचो, डेल्टा एन। और डेल्टा एन में कितनी बार मोमेंटम चेंज होगा, डेल्टा एन टाइम्स ही होगा, नहीं होगा, समझ रहे बच्चों। ये तो एक कोलिजन का चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा एन में कितना हो जाएगा एवरेज, डेल्टा एन टाइम्स, और ये डेल्टा एन बाई डेल्टा टी है ना भाई, टोटल टाइम एवरेज हम पूरी ड्यूरेशन का ले रहे हैं, तो डेल्टा एन से डेल्टा एन नहीं कट गया, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, बार बार कोलिजन कर रहा है रेगुलर इंटरवल में। तो देखना 2mu अपॉन डेल्टा टी, 2mu, u की जगह √2gh, और कितने रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है ये, जाने का आने का टाइम, आने का टाइम कितना होता है √2h/g, तो जाने का भी उतना ही होता है, ठीक है बच्चों। सोचो 2 से 2 कट गया, और इस 2 से ये कट गया, √h से भी, और √g और ऊपर √g, तो कितना हो जाएगा mg। तो ये एवरेज फोर्स आया ग्राउंड पे, ठीक है, कि अगर एक बॉल लगातार ऐसे कोलाइड कर रही है, ठीक है, तो यहाँ कोई दो कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम इंटरवल था डेल्टा टी, तो डेल्टा एन कोलिजन का टाइम कितना हो जाएगा, डेल्टा एन, और टोटल डेल्टा एन चेंज इन मोमेंटम है इतने कोलिजन में, अगर ये रिपीट हो रहा है बार बार तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी की बजाय अगर ये तो पार्टिकल था, अगर एक चेन टकराए, ठीक है, तो बच्चों चेन में क्या होगा, जैसे एक चेन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को लिखना अलग से तरीके से होगा, जैसे एक चेन है, ठीक है, ऐसे, इसमें ये चेन ऐसे यहां से छोड़ दिया आपने, L लेंथ की है, तो क्या होगा बच्चों, ये कुछ ऐसे नहीं होगी कि ये ऐसे यहां पे ग्राउंड पे इकट्ठे होती रहेगी, ऐसे ना। तो मान लो कि ये y लेंथ ग्राउंड पे है, ठीक है, y लेंथ ये अभी हवा में है, तो सोचो अगर यहां से एक हम एलिमेंट, ये dm मास है, ये y डिस्टेंस आके गिरेगा, और गिरने के बाद ये रुक जाता है, भाई चेन इकट्ठी होती रहेगी, तो कितना टकराने से, मतलब ऐसे नहीं होगा, टक 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 ऐसे इकट्ठी होती रहेगी ये चेन, तो इस dm से कितना मोमेंटम चेंज हुआ, और उसका अगर हम पता कर ले तो जोड़ दे तो टोटल आ जाएगा, है ना। देखो बच्चों, फोर्स इम्पल्स अपॉन, क्या पढ़ा है हमने, एवरेज फोर्स इम्पल्स अपॉन टाइम, तो यहाँ टाइम dt मान लिया, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ हो जाएगा dm, और स्पीड मान लो v से आ रहा है dt, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मुझे बताओ अगर ये dm है, ये y लेंथ है, तो इसकी लेंथ हम छोटी सी dy मान सकते हैं, ठीक है, और di m का मास कितना होगा, तो देखो लेंथ l का मास है m, 1 मीटर का m/l, और dy मीटर का m/l इंटू dy, तो ये dm आ गया, ठीक है। तो देखो m/l इंटू dy इंटू v अपॉन dt। देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, m/l इंटू v को ऐसे लिख दिया, ये dy/dt है, इस dy/dt को क्या लिखोगे, जिस रेट से आ रहा है, और वो क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये v², ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है एवरेज फोर्स कितना होगा इस कोलिजन से, तो v कितना होता है बच्चों, √2gy, लेकिन अगर पूरी लेंथ गिरानी है तो y क्या हो जाएगा, l, है ना, तो m√2gl, और रूट नहीं होगा बच्चों, स्क्वायर है ना, तो l, है ना, l से l कट गया, 2mg। इस केस में एवरेज फोर्स 2mg होगा कोलिजन से। लेकिन ध्यान देना, जब ये पूरी गिर जाएगी
तो ये mg भी तो रखा होगा, एक तो टकराने से पैदा हो रहा होगा फोर्स एवरेज, है ना, और एक फोर्स होगा बच्चों। अब देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया था इम्पल्स फोर्स बढ़ता जाएगा, कोलिजन के टाइम फोर्स होगा, उसके बाद नहीं, बॉल टकराती है तो फोर्स पैदा होता है, तो हमने इसको एक रेगुलर इंटरवल में एक एवरेज फोर्स माना है, ठीक है, वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। यहाँ तो भाई फोर्स तो तभी लगता है ना, जैसे एक बॉल थी अभी, वो टकराएगी तभी फोर्स होगा, ना पहले ना बाद में, जैसे हमने सेकंड लॉ में पढ़ा है कि हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता फोर्स, फर्स्ट लॉ में न्यूटन के, तो एक एवरेज वैल्यू मानी जाती है थ्योरेटिकल। तो ऐसी यहाँ थ्योरेटिकल वैल्यू है ये, ठीक है, 2mg, और एक फोर्स तो लगातार होगा ना, चेन जब रखी गई इस पे तो mg तो होगा ही होगा। तो अगर टोटल फोर्स देखा जाए ग्राउंड पे कितना लगा इस एवरेज प्लस ये, तो टोटल फोर्स हो जाता है बच्चों 2mg प्लस mg इक्वल टू 3mg। तो ये टोटल फोर्स है, ठीक है। एक तो चेन ने जो कोलिजन से पैदा हुआ फोर्स, प्लस साथ में जो टेबल पे रखा हुआ वेट है, भाई चेन पूरी आ गई ना टेबल पे, उसका वेट भी तो पुश कर रहा है ग्राउंड को, तो टोटल फोर्स विल बी 3mg। क्लियर है बच्चों, क्योंकि y का फंक्शन है और जब पूरी लेंथ है तो y टोटल l हो जाएगा, y की जगह मैंने l रखा, 2mg आ गया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, कंटिन्यूअस कोलिजन की कैटेगरी में आता है, जैसे मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इस पे पानी आके गिर रहा है, ठीक है बच्चों। हमसे पूछा जा रहा है बता एवरेज फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे, तो ये भी क्वेश्चन वही है, एवरेज फोर्स इंपल्स अपॉन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, पहले मैं तुम्हें छोटी सी बात बताता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ कि इस ब्लॉक पे कितना एवरेज फोर्स लग रहा है इस पानी की वजह से। पानी स्पीड v से बाहर आ रहा होता है क्वेश्चन में, ऐसे बोलते हैं, पाइप से स्पीड v से बाहर आ रहा है, और a उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देखो अब पहले ये समझते हैं, मान लो एक डेल्टा लेंथ का, ये डेल्टा एक्स मान लेते हैं, पाइप है जिसमें पानी भरा हुआ है, स्पीड v से बाहर आ रहा है, तो किस रेट से बाहर आ रहा है ये पता करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, पहले ही पता करो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो a इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो पाइप का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का। अच्छा दोबारा समझाता हूँ कि पानी से पाइप जो आ रहा है, पानी आ रहा है, वो ब्लॉक को टक्कर मार मार के फोर्स पैदा कर रहा है, तो ये इंपल्स का क्वेश्चन हुआ, तो हमें पता करना है भाई कितना फोर्स पैदा कर रहा है एवरेज, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, भाई मास कितना होता है इसका, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, तो वॉल्यूम कितना हुआ a डेल्टा x इंटू रो, ऐसे तो लिखेंगे। अब मैं डेल्टा t से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, समझाए बात बच्चों। तो बताना डेल्टा x बाय डेल्टा t, अगर मैं कहता हूं डेल्टा t में पानी यहां से यहां गया, तो डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी नहीं होगी भाई, आप t इक्वल टू 0 पानी यहाँ मान लो, वो चलते जा रहा है, डेल्टा x ट्रैवल कर गया डेल्टा t में, तो वो स्पीड ही तो होगी, तो a इंटू वी इंटू रो, ठीक, मास पर सेकेंड। आज से आपको पता लग गया कि किसी एरिया से अगर स्पीड v से पानी या फ्लूइड कोई भी एयर वगैरह कोई भी बाहर आ रहा है, तो उसका जो मास पर सेकेंड होगा दैट विल बी ए वी रो, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन, v वेलोसिटी, रो डेंसिटी। तो देखो यहाँ एवरेज फोर्स अगर आपको पता करना है, एवरेज फोर्स, तो देखो चेंज इन मोमेंटम, आप सोचो कि सर्टेन अमाउंट पानी का, मान लो डेल्टा m पानी के अमाउंट है, स्पीड v से गया और ये मान लें टक्कर खा के रुक जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा m इंटू वी अपॉन टी, भाई एम वी हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। और डेल्टा m बाय डेल्टा वी टी क्या लिखा पड़ा है आपने, ए वी रो इंटू वी, तो ये आ जाएगा ए वी स्क्वायर रो। तो ये एवरेज फोर्स आ गया बच्चों जो ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि ये मास m नोट है, कितने एक्सेलरेशन से आगे चलेगा, तो बताओ नेट फोर्स क्या लिख दोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, ए वी स्क्वायर रो, तो ए आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों, ठीक, समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे अगर इसी क्वेश्चन का थोड़ा डिजाइन बदल दें,
ये ऐसे, ठीक है, पाइप ऐसे जा रहा है पानी इसमें, स्पीड v से, ठीक है, ये एंगल 90 है। तो चेंज इन मोमेंटम बताना है, तो आप सोचो सर्टेन मास मान लो डेल्टा m है, ठीक है, डेल्टा m, स्पीड v से पहले ऐसे जा रहा है और फिर टकरा गया कि ऐसे जा रहा है, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है इस बेंट के ऊपर कितना एवरेज फोर्स लगा रहे हैं, एवरेज फोर्स ऑन बेंट ऑफ पाइप, ठीक है, कितना है, पानी ने जो फोर्स लगाया, पानी की डेंसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। तो देखो बच्चों, पहले आप इसका चेंज इन मोमेंटम पता करो, यानी कि इम्पल्स है ना, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है बच्चों, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, सॉरी फाइनल, तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो डेल्टा m मास वेलोसिटी v और माइनस जे कैप से जा रहा है, ये डेल्टा p फाइनल, ठीक है, माइनस p इनिशियल, तो डेल्टा m स्पीड v से जा रहा है लेकिन किधर, i कैप से। समझा रहा है बच्चों ये बात आपको, भाई फाइनल मोमेंटम फ्लूइड ऐसे जा रहा है, डेल्टा m मास मान लिया कुछ पानी का, डेल्टा m क्यों लिया, क्योंकि सर्टेन अमाउंट लेना है, नीचे की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है आई कैप डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस डेल्टा m v आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है एवरेज फोर्स बताओ, इम्पल्स अपॉन टाइम, ठीक है, तो माइनस डेल्टा m v आई कैप प्लस जे कैप अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा m बाई डेल्टा टी क्या पढ़ा है बच्चा आपने, ए वी रो, है ना, पढ़ाया था ना अभी पिछले क्वेश्चन में, इसको तो याद करना है अब आपको, आई कैप प्लस जे कैप, तो ये हो जाएगा ए वी स्क्वायर रो आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, ये एवरेज फोर्स आ गया। और अगर मैग्नीट्यूड देखना है तो √2 में आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, एवरेज मैग्नीट्यूड में लिखना है तो ए वी स्क्वायर रो √2, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड, तो एवरेज फोर्स है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं दूसरे शब्दों में बताऊं कि जैसे एक वायर है, ठीक है, और उसमें एक रिंग मूव कर रही है ऐसे, वो रिंग यहाँ मुड़ के ऐसे जाएगी ना, तो उस रिंग से कितना इंपल्स पैदा हो गया, उस पर कितना फोर्स लगेगा, सेम ये क्वेश्चन नहीं हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा ये फोर्स किसके ऊपर है ये पता करो, ये फोर्स है बच्चों पानी के ऊपर, उसका इंपल्स चेंज हुआ है, उसका मोमेंटम चेंज हुआ है, इसका अपोजिट बेंट पे लगेगा, ठीक है, इसका अपोजिट बेंट पे लगेगा, क्योंकि पानी का तो मोमेंटम चेंज है, माइनस इसका मतलब है इधर की तरफ लगा पानी पे, और बेंट पे लगेगा उधर की तरफ फोर्स, ठीक है, तो बेंट का फोर्स इसका प्लस वैल्यू हो जाएगा, प्लस ए वी स्क्वायर रो आई कैप प्लस जे कैप। समझ में आया बच्चों, क्योंकि पानी तो ऐसे मुड़ा है ना, तो पानी का मोमेंटम फाइंड किया हमने, चेंज इन मोमेंटम, तो ये तो पानी पे इंपल्स है और उसका उल्टा बेंट पे लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया बच्चों, ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चन थे, इस पे और भी कैटेगरी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आए हैं, जिसका पार्ट है इंपल्सिव फोर्स और उसके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। ये कोलिजन से पहले की फील्डिंग है, मतलब अभी कोलिजन आएगा वर्क एनर्जी पावर में, लेकिन उससे पहले के क्वेश्चन है जो यहाँ पे ही किए जा सकते हैं लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था कि इंपल्सिव फोर्स की कोई कैटेगरी नहीं है बच्चों, कि भाई ये इंपल्सिव फोर्स है या नहीं, ये सिचुएशन बेस्ड होता है, केस डिपेंडेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आपको पता होने चाहिए कि जब इंपल्स लगता है तो हम ये मान के चलते हैं कि रिलेटिवली डिस्प्लेसमेंट बहुत नेग्लेजिबल होता है, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, जनरली वेट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, एंड स्प्रिंग फोर्स आर नॉन इंपल्सिव, ये इंपल्सिव नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड, जैसे फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, ये है केस डिपेंडेंट, ठीक है, केस डिपेंडेंट, अलग अलग सिचुएशन में कुछ भी हो सकते हैं, कभी इंपल्सिव भी कभी नॉन इंपल्सिव। तीसरा, impulsive force always balanced by an impulsive force,
कोई इंपल्सिव फोर्स ही इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों। समझ में आया? अब देखो ये बात समझ के अब हम अलग अलग केस देख रहे हैं जहां पे इंपल्सिव फोर्स होगा, किसी केस में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो ब्लॉक हैं, ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इनके टकराने का टाइम देखो क्या होगा। मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो जैसे ये टकराए यहाँ पे, तो यहाँ 2-3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है, ठीक है, जो ग्राउंड पे भी होगा नीचे की तरफ। एक नॉर्मल रिएक्शन बच्चों ये लग रहा है जो इस पे भी होगा। एक नॉर्मल रिएक्शन ये है, ठीक है, एन, जो यहाँ पे इनके बीच में लग रहा होगा ना। तो देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये N1 N2 ये नॉन इंपल्सिव है, नॉन इंपल्सिव, ठीक है, नॉन इंपल्सिव मतलब इंपल्स पैदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो एन है ये क्या है, इंपल्सिव फोर्स, ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन लगे हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखो अच्छा ऐसा क्यों था, मैंने थोड़ा जल्दी मिटा दिया ये। देखो बच्चों ये इस फोर्स में एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से, वेट की वजह से, तो इस पे तो कोई असर पड़ा ही नहीं ना कोलिजन का। इसलिए ये जो दो हैं ये नॉन इंपल्सिव है, ये है जो इन्होंने एक दूसरे पे एक्सर्ट करे जिसकी वजह से इनके मोमेंटम चेंज होंगे, ठीक है। दूसरा देखो और केस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, ठीक है, ग्राउंड पे रखी है, इस पे यहाँ एक दूसरी बॉल आके टकराई, ठीक है, तो यहाँ दो नॉर्मल रिएक्शन होंगे। एक तो ये N1 यहाँ पे लगेगा इनके बीच में, और एक ये ग्राउंड पे लगेगा, ठीक है। तो बताओ बच्चों, तो ध्यान से देखना, ये जो नॉर्मल ये तो होगा इंपल्सिव क्योंकि इसी की वजह से कोलिजन हुआ, ये आके टकरा इससे। लेकिन इसका एक कंपोनेंट इधर भी आ रहा है, N1 का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है जो इसको बढ़ाएगा, ठीक है। वेट पहले तो ये वेट के बराबर था N2 इस बड़े वाले स्फीयर के, लेकिन अब जैसे इस पे कोई ऊपर से चीज टकराएगी तो ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब N1 N2 बोथ आर इंपल्सिव, यहां पे दोनों इंपल्सिव है, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब जैसे ये बच्चों ये स्फीयर है, ठीक है, ये एक बड़े स्फीयर से टकराने जा रहा है ऐसे, ठीक है, और छोटा कर लेते हैं। देखो जैसे ऐसे आ रहा था, ऐसे आते आते यहां टकराया ये, ठीक है। तो एक तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N1 यहाँ पे बड़े वाले पे, एक यहाँ पे पैदा हुआ होगा N2। अब बताओ जरा, देखो ये N2 तो पक्का इंपल्सिव है क्योंकि आगे भिड़ा ही है इससे, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसी लगेगा परपेंडिकुलर। तो N2 तो यहाँ पे इंपल्सिव है, ठीक है। क्या N1 इंपल्सिव है? नहीं, क्योंकि N2 से ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है इसको। तो N1 क्या होगा, नॉन इंपल्सिव, ठीक है। N1 क्या होगा, नॉन इंपल्सिव। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे और केस देखते हैं। मान लो ये स्फीयर ऐसे है, इधर से एक स्फीयर आके टकरा रहा है, मतलब ये ऐसे रखा हुआ था, ऊपर से एक स्फीयर और आया ऐसे आगे से भिड़ेगा, तो भिड़ते ही ऐसे देखना बच्चों, ये यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है भाई इस पे पुश करेगा ना तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा। तो N1 N2 दोनों इंपल्सिव हैं, एक तो टक्कर की वजह से तो होना ही ऐसे N2 को तो इंपल्सिव, और ये इसको पुश करेगा तो यहाँ पे भी इंपल्सिव फोर्स बनेगा, क्योंकि ये पहले तो अगर स्फीयर ऐसे रखा हुआ है तो N1 किसके बराबर होगा, वेट के बराबर है ना, mg के। सोचो N1, और जैसे इस पर टकरा है तो ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये इंपल्सिव है। तो यहाँ पे दोनों N1 एंड N2 बोथ आर इंपल्सिव, ठीक है बच्चों। अब आप देख रहे हो वेट एक लगातार लगने वाला फोर्स है, तो कंटिन्यूअस फोर्स है, वो इंपल्सिव नहीं है, ठीक है। तो वेट इंपल्सिव नहीं होगा, चाहे इसका वेट चाहे इसका वेट, ठीक। अब जैसे कई जगह पे हम ये देखेंगे, जैसे टेंशन है, देखो ये स्फीयर है, अब एक ऑब्जेक्ट इससे ऐसे आके टकराया, ठीक है, तो उस केस में क्या टेंशन इंपल्सिव होगी, बोलो। तो इस केस में अगर ये ऐसे टकरा रहा है, ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है, ऐसे मान लेते हैं, टी क्या होगा, नॉन इंपल्सिव। क्यों सर, बताओ बच्चों, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना,
तो वर्टिकल में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो टी तो वेट के बराबर होगा और वेट कांस्टेंट है, तो टी तो नॉन इंपल्सिव हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस, अगर बॉल ऐसे आके टकरा रही होती है ऐसे, ठीक है, तो इस केस में अच्छा वो नॉर्मल रिएक्शन एन होगा, वो तो होगा ही होगा इंपल्सिव। ठीक है, एन तो हर केस में इंपल्सिव है। अब ये ऐसे टकराई, सेकंड केस ये है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बनेगा, जो भी होगा एन डैश लिख देते हैं, चलो इसको N1 लिख लेते हैं, इसको N2। तो N2 का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा जो इस टेंशन को बढ़ाएगा। अब सेकंड केस में T इंपल्सिव होगा बच्चों। ठीक है, T क्या होगा? इंपल्सिव। थर्ड केस बच्चों, थर्ड केस ये ऐसे इससे टकराएगा। ठीक है, तो थर्ड केस में N3 मान लिया, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा N3, तो N3 तो होगा इंपल्सिव, लेकिन टेंशन, इसका एक कंपोनेंट इस टेंशन को तो कम कर रहा है ना, कोई फोर्स है वो रिड्यूस हो रहा है, तो वैसे भी मोमेंटम चेंज करने की टेंडेंसी नहीं है उसके पास, रिड्यूस होता जा रहा है, तो इसका मतलब टेंशन तो स्लैक कराएगा ना रस्सी को। तो ये भाई कोई चीज़ नीचे से पुश करेगी तो रस्सी तो स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, तो फोर्स कहाँ पैदा करेगी, वो झटका कहाँ देगी, तो इसका मतलब टेंशन तो क्या हो गया? नॉन इंपल्सिव। तो इस केस में, थर्ड केस में N3, N1, N2 ऑल आर इंपल्सिव, ये क्लियर कर लो। मैं टेंशन की बात बता रहा हूँ, टेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगी इस केस में? नॉन इंपल्सिव। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो टेंशन नॉन इंपल्सिव है। अब ये मैंने टेंशन का सिखाया, ऐसी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मैक्सिमम यही केस होते हैं आपकी किताबों में। ठीक है, जैसे मैं तुमसे पूछूं, ये एक वेज है, ये एक बॉल आ रही है ऐसे, यहाँ टकराएगी, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ बनेगा और एक यहाँ, बताओ क्या, और एक वेट होगा, तो वेट तो ऑलवेज नॉन इंपल्सिव है। ठीक है, इसका भी और इसका भी, इनका बताओ, तो ये तो ऑब्वियसली इंपल्सिव है ना? क्या ये भी इंपल्सिव है? हाँ, क्योंकि इस एन का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा और वो इसको बढ़ाएगा, तो N2 भी यहाँ पे क्या है? इंपल्सिव फोर्स है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब फ्रिक्शन को देख लेते हैं। फ्रिक्शन जैसे मान लो ये दो ब्लॉक हैं, ठीक है, इसकी तरफ आ रहा है, यहाँ के टक्कर खा गए। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन N1 है, एक N2 है। ठीक है बच्चों, सोचो यहाँ पे फ्रिक्शन, इस पे मान लो ये इधर से आ रहा था ऐसे, और ये F1 और ये इधर की तरफ F2 होगा। हमें पता है F1 F2 क्या होते हैं? फ्रिक्शन बेस्ड होते हैं ना, और नॉर्मल रिएक्शन बेस्ड, μN1 μN2। तो सोचो ये नॉर्मल रिएक्शन बदले हॉरिजॉन्टल में जब टक्कर हुई, नहीं ना, यहाँ पे एक इम्पल्स पैदा होगा लेकिन वो हॉरिजॉन्टल में होगा, और फ्रिक्शन वर्टिकल फोर्स पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब इन दोनों केस में F1 M2 क्या है? F1 F2 नॉन इंपल्सिव। ठीक है, समझ में आया बच्चों? F1 F2 क्या है? दोनों नॉन इंपल्सिव। बिल्कुल ऐसे ही सर, इसका मतलब हमेशा ही नॉन इंपल्सिव होंगे? नहीं, जैसे मैंने अभी ये चित्र बनाया था, यहाँ रफ सरफेस होता अगर, तो जैसी टक्कर खाई तो N और N, यहाँ पे N1 N2। तो बच्चों देखो, जब तुम ये टक्कर करोगे तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, वेज की। ऐसे हजारों क्वेश्चन, हजार तो ज़्यादा हो गए, हम पिछली क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों? ये इस वेज पे जो लगेगा, है ना, और वो कितना होगा? μN2। तो देखो N2 बदलेगा, N2 इंपल्सिव है क्योंकि N1 ने नीचे की तरफ पुश किया, तो N2 बढ़ेगा, N2 बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और ये फ्रिक्शन जो यहाँ लग रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा? इंपल्सिव। ठीक है, तो इस केस में फ्रिक्शन इंपल्सिव हो गया। समझ में आया बच्चों? तो इससे हमें पता लगेगा, इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कब इंपल्सिव और कब नॉन इंपल्सिव। कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, या कैटेगरी नहीं है। तो देखो अब हम आगे बढ़े पास, ये क्वेश्चन है, इसमें ब्लॉक है, स्पीड u से आगे जा रहा है और अभी रस्सी ढीली पड़ी है, ये दो ब्लॉक रखे हुए हैं, तो इसको हमने अचानक मोमेंटम दिया, स्पीड दी, तो ये आगे जाएगा, तो एक दिन ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी। अभी तो स्लैक कर रही है, ये ढीली पड़ी हुई है, तो जैसे ही खींचेगी तो दोनों एक कॉमन स्पीड से चलेंगे, क्योंकि रस्सी टाइट हो जाएगी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो वो कॉमन स्पीड बतानी है। ठीक है, फाइंड द कॉमन स्पीड ऑफ ब्लॉक, कॉमन स्पीड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये बताना है बच्चों। ठीक है, और इसको स्पीड u दी है। तो देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बिफोर मतलब जो इम्पल्स है और आफ्टर इम्पल्स FBD बनाने,
बिफोर इम्पल्स और आफ्टर इम्पल्स। तो बिफोर तो ये बना हुआ है, आफ्टर इम्पल्स फिर हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने सोचा कि यार रस्सी खिंच गई होगी ऐसे और ये दोनों ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है, तो ये स्पीड से जा रहा होगा, ये भी स्पीड भी से जा रहा होगा। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ रस्सी में टेंशन आएगी नहीं आएगी? तो टेंशन आएगी तो एक इम्पल्स आएगा। भाई टेंशन ऐसे बनाते हो आप, इस पे बनाओ तो इस पे जे इम्पल्स हो गया टेंशन की वजह से, ठीक है, या जे या आई लिख देते हैं हम, आई इज इम्पल्स। कुछ बुक्स में जे भी लिखते हैं इम्पल्स को, ठीक है। और ये इसमें टेंशन होगी ऐसे, तो इस पे इम्पल्स इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों, इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, पढ़ा था ना। इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। अगर स्कूल में आए तो ये लिख देना है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। कोई थ्योरम व्योरम है नहीं, ऐसी बस लिखना है, इसमें किताब में लिखा होता है। तो पहले मैं, अब देखो दोनों की स्पीड सेम है, पहले मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इस पे इम्पल्स किस तरफ है, पीछे की तरफ है ना। तो ये डायरेक्शन हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, पीछे की तरफ। तो 4 इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेते हैं बी। तो पहले ये साइन वगैरह देख लेना, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को बहुत। 4A इम्पल्स किधर मिला, ये, तो इम्पल्स मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली ए के लिए। हर ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, इसका अलग साइन लेंगे, इसका अलग। ये डायरेक्शन इसके लिए पॉजिटिव है जैसे, ठीक है। तो इस फाइनल मोमेंटम, भाई चेंज इन मोमेंटम होता है ना, तो फाइनल मोमेंटम उधर की तरफ ही है ना, तो माइनस एम बी पीछे की तरफ है, माइनस इनिशियल मोमेंटम वो भी उधर की तरफ है, देख लो, तो पीछे की तरफ है, तो माइनस यू। तो ये हो जाएगा एम, है ना, u माइनस वी, फर्स्ट इक्वेशन देख लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब b के लिए देखो, फॉर b इम्पल्स इसको ऐसे मिला, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं वाली, तो इम्पल्स फाइनल मोमेंटम m, ये तो इधर ही चल रहा है, माइनस इनिशियल मोमेंटम 0, b तो रेस्ट में था, b रेस्ट में था बच्चों, u को स्पीड दी थी जिससे ये b भी चला, ठीक है। अब हम इसको कहाँ ले जाते हैं, यहाँ, ये सेकंड इक्वेशन हो गई ना, ये फर्स्ट, इसको i को इक्वल रख दो, तो m v और m u माइनस m v, ठीक है। तो यहाँ से 2mv इक्वल टू आ गया mu और v इक्वल टू u बाई 2, ये स्पीड आ गई कि इस स्पीड से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों? अलग अलग मास भी हो सकते हैं। तो ये जो तरीका देखा हमने साइन का, कि इम्पल्स की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के फिर उस हिसाब से उनको प्लस माइनस कर लो, दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है, इक्वेशन। ये नहीं कि इसके लिए इम्पल्स इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ता उस बात से, दोनों के एफबीडी इंडिपेंडेंट बनाओ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, ये एक ट्रॉली है बच्चों, ठीक है, जिसका मास m है, मास ऑफ ट्रॉली, ठीक है, ये ट्रॉली का ही मास m है, और ये एक ब्लॉक है, इसका मास खुद का m है, ठीक है। ट्रॉली का ही मास कितना है, m, मास ऑफ ट्रॉली। क्लियर है? अगर दोनों का मास इक्वल हो, ये खाली ट्रॉली है बच्चों, बॉक्स की तरह, ठीक है। पहले बताओ, अगर इन दोनों का मास इक्वल हो तो ये बैलेंस रहेंगे नहीं, है ना, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक मास m h हाइट से गिराया, इसका मास भी m है, ठीक है। इस ट्रॉली के अंदर ऊपर से गिराया, गिरेगा। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ, अगर ये इसके अंदर जब इसे टकराएगा तो टकराने के बाद ये स्टिक कर जाता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है, इसका ये ब्लॉक A है, ठीक है, ये ट्रॉली है और ये मास, ये ब्लॉक B है। ब्लॉक B स्टिक टू द ट्रॉली आफ्टर कोलिजन, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक
ठीक है, ये पूछा जा रहा है आफ्टर कोलिजन। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो आप समझना इस क्वेश्चन को। जैसे इस पे गिरा तो मैंने क्या सिखाया था, 2 एफबीडी बनाते हैं हमेशा। अब ये गिरने के बाद जो डायग्राम होगा उसका एफबीडी देखो, वही ऐसे होगा। ये सिस्टम स्पीड v से चल रहा होगा। अभी तो इक्विलिब्रियम में थे क्योंकि दोनों का मास, ट्रॉली का मास और इसका इक्वल था, ये गिरा नहीं था ऊपर। अब ये गिरने के बाद तो बच्चों ये ऐसे चल रहा होगा, नहीं ये ऊपर जा रहा होगा स्पीड v से, ठीक है। जैसे ये गिरेगा तो यहाँ इम्पल्स पैदा करेगा इस टेंशन में, रस्सी में, तो टेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पल्स। तो ये इम्पल्स हो गया टेंशन की वजह से, ठीक है। ऐसे होते हैं 2 एरो, अभी फिलहाल इस एरो को फोकस करो, इम्पल्स ड्यू टू टेंशन, ठीक है। यहां नॉर्मल रिएक्शन है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन ही क्या पैदा करेगा, इम्पल्स पैदा करेगा बी के ऊपर और ट्रॉली के ऊपर नीचे की तरफ, और सॉरी इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। समझ रहे बच्चों, ऐसे। अब देखो मैं सबके एफबीडी बना रहा हूं अलग अलग। 4A एक एफबीडी देखो, ये पहले रेस्ट में था, इम्पल्स ऊपर की तरफ गया, चेंज इन मोमेंटम देखो। तो इम्पल्स ड्यू टू टेंशन क्या होगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम होता है ना, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ठीक है। तो आई टी इक्वल टू आ गया एम वी, फर्स्ट इक्वेशन। 4B देखो बच्चों, h हाइट से गिरा है ना इसको, ठीक है, तो इसकी स्पीड होगी u इक्वल टू √2g, जिससे टकराएगा। टक्कर खा के फिर ये इसी डायरेक्शन में चलेगा, देख लो, है ना। तो इसका जो इम्पल्स होगा बच्चों, और इस पे इम्पल्स लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। रस्सी का तो कोई काम नहीं इस पे तो इम्पल्स नॉर्मल रिएक्शन की वजह से लग रहा है पीछे की तरफ। तो मैं सिर्फ इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन को, बी के बैकवर्ड इम्पल्स को ही पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। तो आई एन, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इसका नीचे की तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो माइनस एम वी, और इनिशियल भी ये नीचे की तरफ आया था, भाई कितनी स्पीड से आया था, u स्पीड से जाके टकराएगा ना, तो m इंटू यू, लेकिन माइनस में, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा ध्यान देना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एम यू माइनस एम वी, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है। अब देखो, अब हम टेंशन, ये नॉर्मल रिएक्शन इंपल्स है, ये टेंशन का। एक यहां देखो ट्रॉली का इंपल्स, ट्रॉली पे 2 इंपल्स हैं बच्चों, एक तो ऊपर की तरफ टेंशन वाला, एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। तो फोर्स ना बना के इंपल्स बना रहे हैं हम, और ट्रॉली पहले रेस्ट में थी, अब स्पीड v से चल रही है, ठीक है। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो आई एन माइनस आई टी, ठीक है, रिजल्टेंट यही होगा ना भाई, आई एन नीचे की तरफ ही है, चेंज इन मोमेंटम एम वी, ऐसे लिखा बच्चों, क्लियर है। देखो क्या करते हैं भाई, अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने एफबीडी बना लिया होगा, या मैं इसको ऊपर ले जाऊं ऐसे, ठीक है बच्चों। ये आई टी, हमें ये कॉमन स्पीड v फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो देखो आई एन की वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं। देखो ये आई एन है, ये आई टी है, चलो हम इनको दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आई एन इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड को, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्लस थर्ड कर दो, तो आई टी से आई टी कट गया, और आई एन इक्वल टू आ जाएगा 2mv, ठीक है। अब ये सेकंड में रख दो, आई एन की पुट इन सेकंड इक्वेशन में रखोगे, आई एन की जगह 2mv इक्वल टू एम यू माइनस एम वी, तो ये हो जाएगा 3mv इक्वल टू एम यू, तो v इक्वल टू यू बाय 3, ठीक है। और u अगर आपको पता है कि h हाइट से गिरा है तो कितना हो जाएगा, 2gh बाय 3, ये स्पीड आ गई, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हमने ये स्पीड कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों,
एक वेज है, ठीक है, वेज भी बोल सकते हो आप इसको, और ये एंगल थीटा है, इसका मास m है, ये स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, एक m0 मास स्पीड u से आके टकरा रहा है इससे, ठीक है, और टक्कर खाने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकल में क्वेश्चन में दे रखा है ब्लॉक मूव along y axis after the collision with wedge, ठीक है, वेज से टक्कर खाने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज एंड ब्लॉक आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? तो देखो जैसे मैंने समझाया था कि जैसे ये टक्कर करेगा तो टक्कर के टाइम का एफबीडी बनाओ, यहां पे इंपल्स होगा। बच्चों ये दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से और इंपल्स से भी। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको कोलिजन में पढ़ाऊंगा चैप्टर में डिटेल में, शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था तो हम उसे डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज आपको इंपल्स मेथड से सिखा रहा हूं उसको। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा, थीटा। ये इंपल्स है बॉल के ऊपर और ये इंपल्स है वेज के ऊपर, ठीक है। देखो बच्चों मैं यहाँ पे फिर एफबीडी बनाता हूँ। टक्कर खाने के बाद बच्चों ये इधर जाएगा, इसकी स्पीड v1 मान लेते हैं और इसकी स्पीड v2, ठीक है, ये कैपिटल M और ये m0 है, ठीक है। और इंपल्स कुछ ऐसे है, दोनों पे इंपल्स इस तरीके से दिखाई जाएगा, ये एंगल थीटा, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? अब देखो एक बात समझो, फॉर बॉल, ये जो बॉल है इस तरीके से है ना, इंपल्स स्पेस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो इंपल्स जो मोमेंटम में चेंज लाएगा या इंपल्स की वजह से जो मोमेंटम चेंज होगा वो कैसे, देखो जे, और बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। मुझे बताओ इस डायरेक्शन में इसका जे का कंपोनेंट कितना होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, जे साइन थीटा होगा ना बच्चों, समझ रहे हो? और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा जे का, जे कॉस थीटा। मुझे बताओ कोलिजन के बाद इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है ना, तो पहले अगर मैं इसका m0 मास रख लूं और इस डायरेक्शन में जे साइन थीटा है, तो इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना था, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो जे साइन थीटा इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया एक्स डायरेक्शन में, भाई ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ऐसे, और इनिशियल मोमेंटम कितना था उसका, ये जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था, हम तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो माइनस m0u, ठीक है। तो जे साइन थीटा आ गया आपका m0u, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, काम आएगा ये। अब देखो जे कॉस थीटा, ये डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव मान लो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम, तो पहले तो कुछ था ही नहीं, अब फाइनल मोमेंटम कितना हो गया बच्चों, कितनी स्पीड से जा रहा है ये v1 से, तो m0 v1, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन है v1 फाइंड करने के लिए जे पता होना चाहिए, थीटा तो पता है आपको। तो देखो यहां से पहली इक्वेशन से जे की वैल्यू कितनी होगी, m0u अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू m0 v1, ठीक है। ये कट गया, कितना आ जाएगा, v1 आ गया बच्चों u कॉट थीटा, क्लियर है, ये आ गया। अब वेज के लिए देखिए, वेज का अगर आप इंपल्स बनाते हो, ये जे है, ये थीटा है, ये जे साइन थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो जे साइन थीटा से फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना है, m इंटू v2, ठीक है, और माइनस इनिशियल जीरो है क्योंकि अभी रेस्ट में थी वेज, सारे सरफेस स्मूथ है। तो देखो समझा बच्चों, यहां वाला जो वर्टिकल इंपल्स होगा ना वो काम नहीं आने वाला हॉरिजॉन्टल में, तो इसलिए उसको जरूरत ड्रॉ नहीं किया आपने, नहीं तो बना सकते हो, यहाँ पे भी इंपल्स बनेगा, एक J2 लिख लो उसको, ठीक है। अब J की वैल्यू देखो, यहाँ से क्या लिखोगे आप, है m0 u साइन थीटा बाय साइन थीटा
इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम वी टू, ये इक्वेशन है ना, थर्ड मान रखती है इसको, तो एम वी टू, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, वी टू कितना आ जाएगा बच्चों, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दूँ, वी टू आ जाएगा देखो एम नॉट यू अपॉन कैपिटल एन। और ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी आ सकता था, लेकिन आज जो मैंने आपको सिखाया, आप इसे ध्यान से देखो, मैंने इसके लिए इम्पल्स लगाया जे साइन थीटा, इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेक किया कितना चेंज हुआ, तो मतलब हर डायरेक्शन में इम्पल्स को ब्रेक करके आप मोमेंटम चेंज पता कर लो, जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और अननोन बना के सॉल्व कर लो उस इक्वेशन को। तो आज मैंने जो आपको सिखाया इम्पल्स की मैक्सिमम कैटेगरी आपको सिखा दी, बड़े क्वेश्चन इसी से इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।